नरेंद्र मोदी जी को क्या फिर से एक बार पीछे हटना पड़ेगा? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और विपक्ष में केवल इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के बाहर के नेता भी इसमें शामिल हैं। मायावती जी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुद्दा है लेटरल एंट्री का, और लेटरल एंट्री के नाम पर आरक्षण को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। यूं कहने को तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन राजनीति किसी त्योहार पर छुट्टी पर जाती नहीं है। और आज रक्षाबंधन के इस त्योहार पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन रक्षाबंधन के इस त्योहार पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें संविधान की रक्षा सबसे पहले करनी है। संविधान बचा रहेगा तो हम सब बचे रहेंगे, और संविधान में अगर दिए गए हमारे अधिकारों को ही खत्म किया जाएगा तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा? सवाल यह भी है। राहुल गांधी आज 19 तारीख को रक्षाबंधन पर एक फोटो ट्वीट करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया, और वो ट्वीट अब सुर्खियों में है। राहुल गांधी के साथ साथ इसमें मायावती, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता और इंडिया गठबंधन के बाहर के नेता सब एक मंच पर आकर के सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं माने तो सड़क से लेकर के संसद तक अब संग्राम होगा और आपको पीछे हटना पड़ेगा। राहुल ने कहा कि लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा का राम राज्य विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। यह राहुल गांधी की तरफ से आज कहा गया। तो आप सोचिए कि एक तरफ रक्षाबंधन का त्योहार है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि भाई बहन की रक्षा करेंगे, लेकिन संविधान की रक्षा कौन करेगा? यह भी तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर क्या चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा इस बात को लेकर के भी कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार को विपक्ष इस बार पीछे हटाने में कामयाब होगा। दरअसल ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल के अंदर दो बड़ी खबरें आपने देखी होंगी। खबर निकल करके सामने आई कि 31 लोग बिना परीक्षा के दिए ही सीनियर अफसर बन गए, और इस खबर ने लोगों के कान खड़े कर दिए कि हम यहां पर ग्रुप डी की भर्ती के लिए टेस्ट देते हैं, फिजिकल देते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए आपको परीक्षा ही नहीं देनी है। आप सरकार की कृपा दृष्टि से आईएएस बन सकते हैं। इस खबर से लोगों के कान खड़े हो गए। लेकिन इसके बाद में एक और खबर सामने आई। इसके बाद में एक खबर और सामने आती है जिसमें 45 पदों पर नियुक्तियां निकाली जाती है। ये 45 पदों की नियुक्तियां आप देखिए, जिसमें एक भी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है, क्योंकि ये लेटरल एंट्री है। और सरकार इस मामले में पल्ला झाड़ रही है। सरकार कह रही है कि हम तो वही कर रहे हैं जो यूपीए करना चाहती थी। सवाल यह है कि अगर एक व्यक्ति गलत करना चाहता था या एक व्यक्ति गलत कर रहा था, तो क्या आपके गलत को सही ठहरा दिया जाएगा? राहुल ने इससे पहले कल भी ट्वीट किया, और राहुल ने कल 18 तारीख को लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से दूर किया जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका है। वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ करके क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले और इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण को खत्म करने की मोदी की गारंटी है। अब जरा इसको आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में कहें तो सीधे सरकार अपने लोगों को ला करके कहीं पर भी किसी भी ऊंचे पद पर बैठा सकती है,
और इसका एक उदाहरण, ताजा उदाहरण और सबसे विवादित उदाहरण है सेबी चीफ माधवी बुच। आपने अभी देखा कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए देश के लोगों को पता चला कि अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले, अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने वाली सेबी की चीफ थी, माधवी बुच थी। और वही माधवी बुच सेबी लगातार निगरानी कर रही थी और जांच पड़ताल कर रही थी कि कैसे अडानी ने घोटाला किया है या कैसे अडानी ने नियमों को ताक पर रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को अगर आप बिना आईएएस की परीक्षा दिए उस पद पर, शीर्ष पद पर बैठा देंगे और शीर्ष पद पर बैठने के बाद वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में लोगों को चेक कौन करेगा और ये चेक कौन करेगा कि कहां पर क्या गलती हो रही है। क्योंकि अपने लोग बैठेंगे तो अपने लोगों को ही तिलक लगाएंगे, माथा देख करके तिलक लगाया जाएगा, तो सोचिए वंचितों का हक कब आएगा। और यही सवाल इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि अब तमाम पार्टियां इसको लेकर के कूद पड़ी हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा कि जिन मूर्खों एवं उनके दलों को यह लगता था कि बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, उन्हें यूपीएससी द्वारा जारी लेटरल भर्ती का विज्ञापन देखना चाहिए। 45 पदों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए एक भी आरक्षित पद नहीं है। अरे भाई, इसी को कहते हैं आरक्षण और संविधान को खत्म करना। तो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर यह मुद्दा बना कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा, संविधान को खत्म किया जाएगा। बीजेपी ने दुहाई दी कि हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, हम संविधान को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां लोगों को याद दिला रही है कि यह संविधान को खत्म करना ही है। संविधान खत्म, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो संविधान अपने आप खत्म कर दिया जाएगा। यह बार बार दुहाई दी जा रही है। 45 पदों में से एक भी एससी, एसटी को ना रखना, यह बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर के लिखा, बाबा साहब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्रों से संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त कोई आरक्षण नहीं है। कॉर्पोरेट में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानी खाकी पेंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का यह नागपुरिया मॉडल है। संघी मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब पार्टियां मुखर हैं और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि देखिए ये नागपुरिया मॉडल है, ये संघ का नागपुरी का मॉडल है। और ये नागपुर का मॉडल ये बताता है कि इसमें दलित, ओबीसी और आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है और बीजेपी की निजी क्षेत्र में काम कर रही सेना ही अब सब कुछ होगी। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन करने का समय आ गया है। यानी सड़क से लेकर के संसद तक अब इस मुद्दे को उठाया जाएगा और विपक्षी पार्टियों ने अपने तेवर दिखा करके साफ कर दिया है कि या तो सरकार को इससे पीछे हटना पड़ेगा या फिर सरकार तैयार रहे एक संग्राम के लिए। लेकिन क्या वाकई सरकार पीछे हटने में अपनी समझदारी समझेगी, जैसे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के हुआ और जैसे ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर के हुआ? तो क्या तीसरा अब ये लेटरल एंट्री का मामला सरकार वापस लेगी? सवाल इस बात का है। बसपा प्रमुख मायावती जी की तरफ से कहा गया कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लाभ से उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब ये एक ऐसा मुद्दा लगातार बनता जा रहा है जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर है और सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा है। और इसमें मायावती जी का शामिल होना यह बताता है कि अब किस तरीके से इस मामले को लेकर के सरकार पर हमला बोला जाएगा। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संविधान को माथे पर लगाने वाले
पीएम मोदी उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुले हैं, लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन इसका उदाहरण है। इस संविधान विरोधी बैकडोर एंट्री का संसद से सड़क तक पुरजोर विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है और खतरा सरकार जो है वो अब इस मामले में फंस गई है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या सफाई दी जा रही है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। सरकार में कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह यूपीए सरकार ही थी जिसने लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार एआरसी 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल की एआरसी ने सुझाव दिया था कि जिन पदों पर स्पेशल नॉलेज की जरूरत है वहां विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए। एनडीए सरकार ने एआरसी की इस सिफारिश को लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया है। अब ये कौन सा ट्रांसपेरेंट तरीका है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और दलितों के लिए कोई जगह नहीं है? ये कौन सा तरीका है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस कुछ गलत कर रही थी तो आपको सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि आप उससे भी गलत करेंगे? कांग्रेस गलत कर रही थी या यूपीए की सरकार उस वक्त में गलत कर रही थी तो उसको लोगों ने उसकी जगह दिखा दी। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी की सरकार यही काम करेगी तो क्या जनता अब बीजेपी को भी 44 सीट पर 240 से सीधे भेजने वाली है? और क्या बीजेपी इससे सबक लेगी जो बीजेपी आज खुद चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही? क्या नरेंद्र मोदी ऐसे में एक और नया मोर्चा खोलने की इजाजत देंगे? क्योंकि इस मोर्चे पर आपके अपने भी या आपकी बी टीम भी आपका साथ नहीं देगी। जिन जिन लोगों को आप एक दूसरे के खिलाफ भड़काने पर लगे रहते हैं, ऐसे में बीजेपी को छोड़ करके अन्य दल भी इसमें साथ देने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के अपने खुद के सहयोगी जिसमें चिराग पासवान, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम नेता क्या करेंगे? इनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर पूरा विपक्ष एक साथ आकर के इसका विरोध करेगा तो सरकार के अपने लोगों को भी इसके अंदर भूमिका निभानी पड़ेगी, वरना वो अलग थलग पड़ जाएंगे। इस बात का डर उन्हें भी सताएगा और लोगों को कैसे जाकर के वो मुंह दिखाएंगे, इसका भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि सरकार के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा इसी तरह का एक मामला सामने आया अभी हाल के अंदर, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। और 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट होता रहा, सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन आखिरकार अब कोर्ट से फटकार पड़ी और सरकार अभी भी इसके अंदर अपनी वाहवाही देख रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जो लगातार इस मुद्दे पर आंख मूंद करके बैठी रही। राहुल गांधी के इस मुद्दे को लेकर के 2 ट्वीट सामने आए। राहुल गांधी का एक ट्वीट पहले मैं आपको दिखाता हूं, फरवरी का। और फरवरी में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था जब वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे। उस वक्त 21 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने लिखा था कि यूपी का 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 को ताक पर रखकर भाजपा सरकार ने दलितों और पिछड़ों का हक उनसे छीन लिया है। पीड़ित छात्र मुझसे मिले और बताया कि इस भर्ती में ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला है। एससी को 21% की जगह मात्र 16% आरक्षण मिला है। यह अनियमितता लगभग 19,000 पदों से जुड़ी है और मूल सूची ने बताना इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद जिन 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली गई है वह भी 2 वर्षों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण प्रक्रिया के साथ में खिलवाड़ एक गंभीर विषय है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन युवाओं को मेरा समर्थन है। इस मामले की जांच हो और इन्हें न्याय मिले। लगातार इन शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हम उठाते रहे और लगातार सरकार को जगाने का काम करते रहे। और लगातार आपने देखा होगा कि इन शिक्षकों ने लखनऊ के अंदर अपना डेरा डाल करके बरसात, गर्मी, धूप, छांव सब के अंदर लगातार डटे रहे और सरकार के खिलाफ मोर्चा जारी रखा। आखिरकार अब कोर्ट के माध्यम से इन छात्रों की जीत हुई। राहुल गांधी ने अब लिखा, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। यह 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी और बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। आरक्षण छीनने की भाजपा की जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद उनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ भाजपा है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। तो कुल मिलाकर के संविधान को लेकर के, संविधान में आरक्षण को लेकर के अब विपक्ष एकजुट है, और विपक्ष एकजुट है यानी मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब समझने वाली बात यह है कि विपक्ष ने तो अपनी बात साफ तौर पर कह दी है कि हम संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए एक साथ एक सूत्र में बंध गए हैं। क्या मोदी सरकार आज इस रक्षाबंधन पर वो कहेगी कि हम आरक्षण के साथ में हम भी खड़े हैं और इस फैसले को वापस लेगी, या अभी वक्त लगेगा? इंतजार कीजिए, मोदी सरकार को आखिरकार अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।